गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, डिस्कस किया था। आज हम लोग वहीं से आगे पिकअप करते हैं। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बना करके रखा है, ठीक है, ये बेसिकली हमको ऑल थ्रू आउट अभी हेल्प करेगा जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने में, ठीक है। अब सबसे पहला बात ये है कि हम लोग जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स को ब्लड की सप्लाई आती कहाँ से है, सबसे पहली बात, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट से जो एओर्टा निकलता है, ठीक है, एओर्टा से एक आर्टरी जो है रीनल आर्टरी वो निकलती है। एओर्टा से वो जो रीनल आर्टरी है वो निकल करके सीधा आती है किडनीज़ के पास में। किडनीज़ के पास आकर के ब्रांच आउट हो जाती है, ब्रांच आउट होकर के लेफ़्ट और राइट किडनी दोनों को एंटर करती है, ठीक है। अब ये जो रीनल आर्टरी है ये ब्रांच आउट होकर के जब किडनी के अंदर जाती है तो किडनी के अंदर जा कर के ये जो रीनल आर्टरी है ये फर्दर इसमें ब्रांचिंग होती है और आर्टरी फर्दर ब्रांच आउट होकर के आर्टीरियोल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये जो आर्टीरियोल्स हैं इनमें से कुछ आर्टीरियोल्स क्या करते हैं कि ये नेफ्रॉन्स में एंटर करते हैं, ठीक है। तो रीनल आर्टरी का ब्रांच जो कि नेफ्रॉन में एंटर कर रहा हो उस आर्टीरियोल को हम लोग कहेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो रीनल आर्टरी से ब्रांच आउट होता है, ब्रांच आउट होकर के इंडिविजुअल नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है और जब आर्टीरियोल जो है वो नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है तब उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। अब ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये क्या बनाएगा, अगेन फर्दर इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचिंग्स होंगे, ठीक है, और वो एक आर्टरीज़ का या आर्टीरियोल्स का एक टफ्ट या गुच्छा बनाएगा जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस बनने के बाद में क्या होता है कि फिर ग्लोमेरुलस में से एक जो छोटी सी आर्टीरियोल है वो बाहर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। अब इफरेंट आर्टीरियोल तक आई होप आप लोगों को क्लियर है, ठीक। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है वो बनता किससे है, ग्लोमेरुलस बेसिकली है तो आर्टरी, ठीक है। तो आर्टरीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडेड है कि ग्लोमेरुलस जो है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद ग्लोमेरुलस के चारों तरफ एक सी शेप का या कप शेप का जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल जो है वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। और ये जो पोडोसाइट्स होते हैं इनके बीच में छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, गैप्स होते हैं जिसके थ्रू, ठीक है, ग्लोमेरुलस से निकले हुए सब्सटेंसेस जो हैं वो बोमैन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर सकें। तो ये जो पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इनमें भी फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पेडिसेल्स, ठीक है। तो ये जो पेडिसेल्स हैं इनके बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है, ठीक है, और उस गैपिंग के थ्रू ग्लोमेरुलस से निकले हुए जितने भी सब्सटेंसेस हैं उस गैप से या उस स्लिट से होते हुए बोमैन्स कैप्सूल को एंटर करते हैं। बोमैन्स कैप्सूल भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद बोमैन्स कैप्सूल के इमीडिएटली बाद में, ठीक है, कंटिन्यूएशन में एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हमको दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बना है, लेकिन इसमें ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है पीसीटी में, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रोविलाई या फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा पीसीटी रीजन के जितने भी एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पीसीटी है ये आगे चल करके एक हेयर पिन या यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ही बना हुआ होता है। डिफरेंस क्या है कि पीसीटी के कंपैरिजन में लूप ऑफ हेनले के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है, उनमें लेस नंबर ऑफ माइक्रोविलाई होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी पीसीटी के कंपैरिजन में कम होते हैं।
इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले जो है ये आगे चल करके एक और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है विच इज़ नोन एज द DCT और द डिस्टल कॉन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने के लिए मिलेगा, फ्लैट क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर DCT के अंदर माइक्रोविलाई जो है वो बहुत ही कम नंबर में, बहुत ही कम क्वांटिटी में हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो DCT है ये आगे चल करके एक कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर भी बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, ठीक है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है या कलेक्टिंग ट्यूब है ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब कि एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए कॉमन होता है, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है आगे कहाँ जाता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है बहुत सारे नेफ्रॉन से कनेक्टेड रहता है। ऐसे हमारे किडनी के अंदर 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर जो किडनी होती है उसमें 1 बिलियन नेफ्रॉन्स तक हो सकते हैं। तो अगर इतने सारे नेफ्रॉन्स हैं तो कलेक्टिंग डक्ट्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट नेफ्रॉन से जो कुछ भी फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके उसको लेके आते हैं और एक कॉमन ट्यूब में उसको सस्पेंड कर देते हैं, या एक ये बोल सकते हैं हम लोग कि बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो आगे आ करके एक कॉमन ट्यूब बना लेते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्यूब ऑफ या डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। हम लोग इसको कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। तो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो आते हैं, एक कॉमन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी है ये फिर कहाँ पर कंटिन्यू होता है, ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी है ये मेड्यूलरी पिरामिड्स के थ्रू होकर के निकलता है। मेड्यूलरी पिरामिड्स के थ्रू होकर के निकलेगा और फिर जो कैलिसेस हैं, ठीक है, कैलिसेस में ये डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन होता है। फिर ये जो माइनर कैलिसेस होते हैं ये किस में ओपन होंगे, माइनर कैलिसेस जो हैं वो रीनल पेल्विस में ओपन होंगे। और रीनल पेल्विस के बाद में वो जो रीनल पेल्विस है वो जा करके हाइलम से होता हुआ कहाँ पर सस्पेंड कर देता है, कहाँ पर डिपॉजिट कर देता है सारे वेस्ट मटेरियल को, वो यूरेटर में डिपॉजिट कर देता है। और उसके बाद फिर आगे जो कोर्स ऑफ एक्शन चलता है वो चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है हमने एक छोटा सा रिवीजन कर लिया है किसका, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है, इफरेंट आर्टीरियोल ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। इफरेंट आर्टीरियोल जो है वो बाकी नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई करता है इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये बाकी के नेफ्रॉन को इस तरीके से क्या कर लेता है, घेर लेता है या उससे लिपटा हुआ रहता है, हम लोग बोल सकते हैं। इस तरीके से ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये क्या करता है कि बाकी जो नेफ्रॉन होता है बाकी नेफ्रॉन से लिपट करके एक बहुत ही डेंस नेटवर्क बनाता है, ठीक है, कैपिलरीज का, ठीक है। अब ये जो आर्टीरियोल है ये भी तो आखिर आर्टीरियोल ही है, तो ये क्या करता है इस तरीके से बाकी के नेफ्रॉन से लिपट करके एक डेंस नेटवर्क बना लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि ये लूप ऑफ हेनले है तो इफरेंट आर्टीरियोल जो आगे कंटिन्यू होता है, आगे कंटिन्यू होकर के लूप ऑफ हेनले के आसपास यू शेप का स्ट्रक्चर फिर से बनाता है, ठीक है। इफरेंट आर्टीरियोल लूप ऑफ हेनले के आसपास क्या होता है, रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व होकर के उससे लिपट करके दोबारा से एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है इफरेंट आर्टीरियोल, इसको हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है, दिस इज नोन एज द वासा रेक्टा,
ठीक है। अब ये जो वासा रेक्टा है ये आगे चल के क्या बना लेता है, रीनल कैपिलरीज बना लेता है, सॉरी रीनल वेन्यूल्स बना लेता है। ठीक है। अब ये वासा रेक्टा क्या गया, आगे गया डीसीटी तक ब्लड सप्लाई किया, डीसीटी तक ब्लड सप्लाई करने के बाद आगे चल करके बहुत सारे डिफरेंट नेफ्रॉन्स से जो वासा रेक्टा निकलता है वो आगे चल के एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके रीनल वेन्यूल्स बनाते हैं। और ये जो रीनल वेन्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, किडनी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको लेंगे, ले करके सीधे कहाँ जाएंगे, हमारे हार्ट के पास। और हमारे हार्ट के पास जा करके जो इन्फीरियर वीना कावा है हार्ट में, वहाँ पर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या कर देंगे, डंप कर देंगे या फिर डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड की सप्लाई जो है वो नेफ्रॉन के अंदर या किडनी के अंदर बनी हुई रहती है। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग कि उनका पोजीशन या उनका लोकेशन जो है किडनी के अंदर कहाँ है। ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है, एंड दूसरे होते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है। दो तरीके के नेफ्रॉन्स हैं, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड दूसरे हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है ये ज़्यादातर जो किडनी का कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है। ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसके अंदर जितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है उनमें एक और वेरिएशन क्या देखने के लिए मिलता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये जो लूप ऑफ हेनले है ये कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है, छोटा होता है। ठीक है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के कॉर्टेक्स में, उनके अंदर ये जो लूप ऑफ हेनले है ये कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है। और मेड्यूला में कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स के बाद का लेयर क्या होगा, किडनी का मेड्यूला होगा। तो मेड्यूला में सिर्फ थोड़े से एरिया को ही कवर करता है और मेड्यूला में ज़्यादा लंबा जाता नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता है, ज़्यादातर कॉर्टेक्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है। उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी किडनीज़ में जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं, टोटल नेफ्रॉन्स का 85% ऑफ नेफ्रॉन्स जो है दैट इज़ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो अगर 100% नेफ्रॉन्स है तो उसमें से 85% नेफ्रॉन्स जो हैं वो किस तरीके के होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स पे। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है वो कॉर्टेक्स के इनर मार्जिन के अंदर होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज ये यहाँ पर कॉर्टेक्स जो है, ये जो एरिया है, ये इतना एरिया जो है ये कॉर्टेक्स का है और बाकी ये जो है ये यहाँ से आगे मेड्यूला है। ठीक है। तो जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होंगे उनका जो ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन होगा वो तो कॉर्टेक्स में होगा, लेकिन फिर आगे चल के ये पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले वगैरह जो है वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा मेड्यूला के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके का जो नेफ्रॉन है जिसमें सिर्फ ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स में हो और बाकी लूप ऑफ हेनले वगैरह मेड्यूला में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है। और एक चीज़ डिफरेंस क्या है कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत लंबा होता है और वो मेड्यूला में काफ़ी अंदर तक एक्सटेंड होता है। ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके के नेफ्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है इसको बेसिकली हम लोग 3 स्टेप्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड फाइनली तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, 3 स्टेप्स में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा जो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का स्टेप होता है इसको ही हम लोग बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस बनता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो एफरेंट आर्टीरियोल के जो ब्रांचेस होते हैं या एफरेंट आर्टीरियोल का जो गुच्छा होता है, ठीक है, वो बेसिकली आर्टीरियोल है, यानी कि बहुत थिन होता है। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, आर्टीरियोल का गुच्छा होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इतनी थिन वॉल होने की वजह से, ठीक है, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी ऑलमोस्ट बाहर निकल जाती हैं, एक्सेप्ट आपके जो आरबीसीज हैं वो नहीं निकलते, डब्ल्यूबीसीज जो हैं, प्लेटलेट्स हैं वो नहीं निकलते, और कुछ लार्जर साइज़ के जो प्रोटीन्स होते हैं, बड़े साइज़ के जो प्रोटीन्स होते हैं ये नहीं निकलते। उसके अलावा मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर और वाटर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो ब्लड के प्लाज्मा में डिज़ोल्व्ड होती हैं वो सारी की सारी जो है वो ग्लोमेरुलस की वॉल को क्रॉस करके बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतना हैवी फिल्ट्रेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सुपर फिल्ट्रेशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो है, ठीक है, उसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और कुछ लार्जर साइज के प्रोटीन्स को छोड़ करके बाकी सारी की सारी चीज़ें जो प्लाज्मा में होती हैं वो सब जो है इस प्रोसेस में फिल्टर हो जाती हैं और निकल जाती हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के थ्रू जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को या ये कहना चाहिए कि जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकले हुए सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज हमारी किडनीज जो हैं 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो है उसको फिल्टर करती हैं। ठीक है, हमारी एक किडनी ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 1 मिनट में 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड जो है उसको फिल्टर करती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे हार्ट से, ठीक है, जितना ब्लड एक बार पंप होता है उसका सिर्फ 1/5 पोर्शन ऑफ ब्लड जो है उसको किडनीज पर मिनट फिल्टर कर पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें बेसिकली होता क्या है कि फिल्ट्रेशन किस बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो है वो ब्लड प्रेशर के वजह से होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने एफरेंट आर्टीरियोल देखा था, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो काफ़ी पतला दुबला सा था,
ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा थिकनेस नहीं थी। ठीक है, अब क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, उसका जो लूमेन है या एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर का जो डायमीटर है क्योंकि ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो एफरेंट आर्टीरियोल क्योंकि ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इस वजह से उसके अंदर जब ब्लड का फ्लो होता है तो ऑब्वियस है कि ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर क्योंकि उसका लूमेन जो है वो नैरो होता है, ज़्यादा वाइड नहीं होता है, तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो उस वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर में बेसिकली डिफरेंस की वजह से जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर हो पाता है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो इतना फाइनली फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू कि प्लाज्मा के अंदर के जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, इन कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है हाई ब्लड प्रेशर के वजह से क्या हो जाती हैं, फिल्टर आउट हो जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब ये चीज़ें फिल्टर आउट होंगी, फिल्टर आउट होकर के कहाँ एंटर करती हैं, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर जो पोडोसाइट सेल्स थे उनके बीच में जो गैपिंग थी उसके थ्रू होकर के सारा जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा बोमैन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर वो ब्लड प्रेशर के बेसिस पे हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर के प्रिंसिपल पे हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर रहता कितना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है ग्लोमेरुलस के अंदर 75 mm पर Hg का होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 75 mm पर Hg। ठीक है, तो जो फ्लूइड है, ठीक है, जितना भी फ्लूइड वहाँ पर फिल्टर हो रहा है, ठीक है, तो वो जनरली पीछे की तरफ, मतलब उसका बैक फ्लो होने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, अब जो भी फ्लूइड वहाँ पर फिल्टर हो रहा है उसका बैक फ्लो होने का टेंडेंसी होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा, ऐसा दो रीजंस के वजह से होता है। क्योंकि पहली बात तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इसके अंदर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अंदर रहता है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या करता है, वो बैकफ्लो को इंक्रीज करने की उसके अंदर टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो भी फिल्ट्रेट निकला है उसका बैकफ्लो हो सकता है। उसके अलावा एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है, तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये किसके अंदर रहता है, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों जो है उनका इफेक्ट किसके ऊपर रहता है, फिल्ट्रेट के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर रहता है। तो उस प्रेशर के वजह से जो है फ्लूइड के बैकफ्लो होने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें कि भाई कितना नेट फोर्स होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो उसको अगर हम लोग देखें तो जनरली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 30 mm पर Hg होता है, और जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 20 mm पर Hg होता है। तो 75 mm पर Hg में से अगर हम लोग 30 mm और 20 mm पर Hg इसको टोटल अगर अपन माइनस कर देते हैं तो अपने पास कितना बचता है, 25 mm पर Hg का ब्लड प्रेशर बचता है। तो ओवरऑल जो प्रेशर ग्लोमेरुलस के ऊपर पड़ता है वो कितना होता है, 25 mm पर Hg। तो 25 mm पर Hg का जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग ग्लोमेरुलस की बात करें तो भाई ग्लोमेरुलस बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो इस वजह से 25 mm पर Hg का प्रेशर जो है ये भी बहुत है ग्लोमेरुलस के हिसाब से। तो इस प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आकर के ब्लड जो है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और जो भी फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो निकलता है वो इवेंचुअली कहाँ पर एंटर करता है, वो इवेंचुअली पोडोसाइट्स के थ्रू होकर के बोमैन्स कैप्सूल के अंदर जो है एंटर करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बात करें, ठीक है, कि टोटल चीज़ें क्या क्या निकलती हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर से, तो अबाउट 15 to 25% ऑफ वाटर जो है और सॉल्यूट्स, ठीक है,
15 to 25% ऑफ वाटर, और वाटर के साथ जो सॉल्यूट्स हैं ये ब्लड प्लाज्मा से निकल जाते हैं, निकल करके ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस के थ्रू होते हुए बोमैन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है, एक टर्म नया यहाँ पर आ रहा है, वो है GFR। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है क्या? ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो रेट है जो कि ये क्वांटिफाई करता है कि पर मिनट हमारी किडनीज कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रही हैं। पर मिनट हमारी किडनीज जितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती हैं, जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by the kidneys per minute is called the glomerular filtration rate और the GFR। ठीक है, तो कोई नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके अंदर हमारी किडनीज जो है 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट प्रोड्यूस करती है। तो जैसे मैं नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, मेरे अंदर किडनीज जो है हर मिनट 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें कि हर मिनट 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो पूरे दिन में कितना प्रोड्यूस होता है? पूरे दिन में अगर हम लोग देखें तो 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारी किडनीज के अंदर प्रोड्यूस होता है। कितना? 180 लीटर GFR रेट है हमारा। तो मतलब पूरे दिन में हमारी किडनीज 180 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज़ द GFR। तो आप लोग खुद इमेजिन करो कि 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अगर हमारे किडनीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हम लोग उसके कंपैरिजन में उतना ज़्यादा यूरिन हम लोग निकालते हैं अपनी बॉडी के बाहर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो। हम लोग 180 लीटर यूरिन हम लोग बाहर एलिमिनेट नहीं करते हैं अपनी बॉडी से, हम लोग उससे बहुत कम यूरिन जो है अपनी बॉडी के बाहर हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि भाई अगर हर दिन 180 लीटर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग कम यूरिन जो है वो एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो हो कैसे रहा है? ठीक है, वो होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के हेल्प से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप रहता है यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ही मैकेनिज्म है ये सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने का, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करने के लिए और मैकेनिज़म्स हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म है, दो तरीके के मैकेनिज़म्स हैं। एक है मायोजेनिक मैकेनिज़्म और दूसरा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के हेल्प से। ठीक है, अब ये मायोजेनिक मैकेनिज़्म क्या है? मायोजेनिक मैकेनिज़्म बेसिकली ब्लड प्रेशर के प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है। अब भाई ग्लोमेरुलस के अंदर जैसे जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के चक्कर में जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जब ग्लोमेरुलस की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और जो लूमेन का डायामीटर है, लूमेन का डायामीटर कम होते जाएगा, लूमेन का जो डायामीटर है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के वजह से स्ट्रेच होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ब्लड प्रेशर के वजह से जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। ठीक है, स्ट्रेच होने से क्या होगा? लूमेन क्या होते जाएगा? और वाइड होते जाएगा। लूमेन का डायामीटर जो है वो ज़्यादा वाइड होते जाएगा। तो जैसे जैसे लूमेन का डायामीटर वाइड होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होने लगेगा तो फिर क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होने का जो रेट है वो भी अल्टीमेटली क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ग्लोमेरुलस की वॉल जो है वो और ज़्यादा वाइड होती जाएगी।
तो जैसे ही वॉल वाइड होगी ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और ब्लड प्रेशर के कम होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होने का जो रेट है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म था। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के हेल्प से। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है क्या? ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस जो है ये बेसिकली डिस्टल कॉन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल का ही एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, डीसीटी जो है डीसीटी का ही एक मॉडिफिकेशन है जो कि एफरेंट आर्टीरियोल के साथ मिल करके बनता है। ठीक है, तो डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल जो है एक ऐसे मतलब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो जिस जगह पे एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं उस जगह को, उस लोकेशन को बेसिकली हम लोग कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, अब ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग कहते हैं रेनिन। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम जो है वो क्या करता है? वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है, उसको मॉड्यूलेट करने का काम करता है। तो जैसे ही रेनिन का सिक्रीशन होगा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होगा, और जैसे ही ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो एज अ रिज़ल्ट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा? स्लो डाउन होगा, और फिल्ट्रेट जो है फिर वो कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का इसको कंप्लीट कर लिया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो दोनों स्टेप्स हैं यानी कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।